नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे ख़लीजी ममालिक की जो सूरत हाल है, जो कशीदगी है इसराइल की तरफ से ईरान पे जो हमला किया गया, और ये हमले अभी भी अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पे जारी हैं। बड़ी भारी किस्म की बमबारी जो है वो ईरान पे की जा रही है। लेकिन इन हमलों के जवाब में, इस कशीदगी के जवाब में ईरान और रशिया ने मिलकर क्या बड़ा कदम उठाया है और अमेरिका को क्या सख्त पैगाम दिया गया है, कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं इसी कशीदगी से जुड़ी, उनकी तफसीलात भी व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो पाकिस्तान की लोकल ख़बरें हैं, इमरान खान के लिए मुश्किलात क्यों बढ़ गई हैं, अदालत में आज किस केस में जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, अदलिया से अहम मुकदमात की समात है, कार्रवाइयाँ हैं, उनकी तफसीलात पर भी बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो अमेरिका की तरफ से एक बयान बड़ी क्लैरिटी के साथ जारी किया गया है कि अमेरिका का ऐसा कोई प्लान नहीं कि एक तो ज़मीनी फ़ौज जो है वो ईरान में उतारी जाए, दूसरा रिजीम चेंज से मुतल्लिक़ कभी अमेरिका का एक स्टेटमेंट आता है, कभी अमेरिका का दूसरा बयान सामने आ जाता है। लेकिन अब नाज़रीन हुआ ये है कि जो कल अमेरिकन मीडिया की तरफ से आलमी जरीदों की रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि जो कुर्द हैं जो कि इराक़ की हदूद में रहते हैं, जिन्हें कुर्द बागी कहा जाता है, वो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के साथ राब्ते में हैं। ना सिर्फ बागी कुर्द जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया के साथ राब्ते में है, बल्कि जो अपोजिशन है ईरान की, वो भी ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में और ऑन बोर्ड है। ये आलमी जरीदों ने अपनी रिपोर्ट में इस सारे इंकशाफात किए। अब नाज़रीन ये हुआ है कि 3 हमले ईरान की तरफ से जो अलहदगी पसंद कुर्द हैं, जो बागी कुर्द हैं जो कि इराक़ में रहते हैं, जिनसे मुतल्लिक़ ये रिपोर्ट किया गया कि हज़ारों जो कुर्द हैं, अलहदगी पसंद जो कुर्द हैं, वो इराक़ से ईरान के अंदर दाखिल हो गए हैं। एक तो ईरान ने इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है, बल्कि ये भी रिपोर्ट किया गया है कि उन अलहदगी पसंद कुर्दों के ऊपर ईरान की तरफ से बड़े भारी भरकम हमले भी किए गए हैं। तो ये जो रजीम चेंज की बात अगर इनडायरेक्टली भी चल रही है तो ये भी इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा का ये कहना कि ज़मीनी फ़ौज उतारने का अमेरिका का कोई प्लान नहीं ईरान में, लेकिन जो अमेरिका की तरफ से कल अपनी आबदोज़ को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल पानियों में जो ईरान का बहरी जंगी जो बेड़ा था, बहुत बड़ा, जंगी हथियारों से लेस, एंटी शिप मिज़ाइल से लेस, उसको तबाह कर दिया गया। उसमें लोग जो है वो पानी में डूब भी गए, कई लोग जो है उसमें लापता हुए, जो कि जंगी मशकों के सिलसिले में भारत आया हुआ था और वापस जाते हुए अमेरिकन आबदूस ने उसको निशाना बनाया था। अब इस बहरी जंगी बेड़े की तबाही के बाद ईरान की तरफ से ये पैगाम दिया गया है, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं इब्बास इराक़ची, उन्होंने ये कहा है कि जो बहरी जंगी जहाज़ तबाह किया गया है, इसकी कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी। अब इसकी कीमत किसको चुकाना पड़ेगी? इसकी कीमत अमेरिका को चुकाना पड़ेगी। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि ये जो कार्रवाई की गई ईरान के जंगी बहरी बेड़े के ख़िलाफ़, ये इंटरनेशनल पानियों में की गई, ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और इसके साथ साथ कल जो अमेरिका की तरफ से एक और बयान सामने आया था कि आबनाए हुर्मुज़ पर ना सिर्फ अमेरिकन फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लिया है, बल्कि वहाँ से गुजरने वाले जो बहरी जहाज़ थे, बहरी जहाज़ जो शिपिंग के हैं और दीगर कोई अगर जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं, उन्हें पैसों के एवज़ अमेरिका की तरफ से इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत जो है वो प्रोटेक्शन देने की भी बात की गई थी कि आबनाए हुर्मुज़ हम बंद करने नहीं देंगे। हमने ईरान की आबदोज़ भी तबाह कर दी है, ईरान के 13 पता नहीं 17 जो जहाज़ हैं वो भी तबाह कर दिए हैं, बहरी जहाज़ हमने तबाह कर दिए हैं। तो अब आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका ने दावा किया था कि हमारा मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है, लेकिन आज इस अमेरिका के दावे को भी ईरान ने झुटलाया है और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है वो आबनाए हुर्मुज़ का पासदाराने इनकलाब के पास है। अमरीकी दावे की को झुटलाया गया है, अमरीकी दावे को बेबुनियाद और गुमराह कुन पासदाराने इनकलाब ने करार दिया है। और फिर यह भी बयान दिया गया है कि यहाँ से जो पेट्रोलियम मसनूआत की रस्त होती है, जो आबनाए हुर्मुज़ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, पासदाराने इनकलाब की तरफ से वाज़े तौर पर यह पैगाम भी दिया गया कि इस जगह से, इस बहरी रास्ते से एक बूंद जो तेल का है, पेट्रोलियम मसनूआत का है, उसको गुजरने नहीं दिया जाएगा। बल्कि ईरान ने तो ये भी कहा है पासदाराने इनकलाब ने कि अमेरिका दावा तो करता है
अबनाए हुर्मस पे कंट्रोल का। अभी तक तो अबनाए हुर्मस को खोलने के लिए, अबनाए हुर्मस को जो कि बंद है उसको खोलने के लिए अमेरिका की तरफ से कोई जहाज़ नहीं भेजा गया। ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब नाज़रीन, ये जो कशीदगी चल रही है, इस कशीदगी के जो असरात हैं वो खित्ते के खलीजी ममालिक पर भी पड़ रहे हैं, आलमी मईशत के ऊपर भी उसके असरात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, यूरोप के लिए भी रशिया ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि यूरोप की तरफ से, मगरबी ममालिक की तरफ से जो रूस की जो गैस है, जो पेट्रोलिंग मसनूआत है जिन पर पाबंदी लगाई गई, इस पाबंदी के बाद और जो कशीदगी पैदा हुई है ख़ित्ते में, जो इसराइल अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमला किया गया है। वैसे तो चंद रोज़ पहले भी रशिया का स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया था कि देखें, इसमें आप जो है, अगर ये जो कशीदगी की गई है, ईरान पे हमला किया गया है आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके, ये तीसरी जंग का शाखसाना जो है वो बन सकता है जो ईरान के ऊपर हमला किया गया है। लेकिन अब रूस ने यह कहा है कि अगर ये सैंक्शंस लगाई जाती हैं हमारी गैस के ऊपर, हमारी पेट्रोलिंग मसनूआत पे, तो फिर रूस की तरफ से जो यूरोपियन ममालिक को गैस की सप्लाई दी जाती है, गैस फराहम की जाती है उनके घरों में, उनके कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, फिर रूस जो है इस गैस की सप्लाई को रोकने पर गौर कर सकता है। अगर आप पाबंदियाँ लगाएंगे तो रूस ये इंतहाई इकदाम भी उठा सकता है। अब एक तरफ ईरान के साथ जो कशीदगी चल रही है, इस कशीदगी ने आलमी निज़ाम को हिला के रख दिया है। उसके बाद जो रशिया की तरफ से ये जो गैस सप्लाई की बंदिश की बात की गई है कि इस पर हम गौर कर सकते हैं, जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, इसने भी मगरबी ममालिक में जो है बड़ी हलचल पैदा कर दी है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। ये सारी अगर डेवलपमेंट्स हो जाती हैं तो दुनिया का क्या बनेगा, दुनिया की मैशतों का क्या बनेगा, लोगों के सर्वाइवल का क्या बनेगा, दुनिया के ममालिक की इकॉनमी का क्या बनेगा। तो बहुत नाज़रीन सूरत हाल जो है वो गंभीर हो रही है। इसलिए कल जो इजलास हुआ पाकिस्तान के यहाँ वज़ीर आज़म की सरबराही में, जिसमें सिक्योरिटी हुकाम ने पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदों को, उनके रहनुमाओं को ब्रीफ किया, उसमें यही कहा गया कि इस जंग के खित्ते पे बड़े संगीन असरात हो सकते हैं, सबको भुगतना पड़ेंगे। जंग चाहे अमेरिका, इसराइल और ईरान के माबैन हैं, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया के ममालिक को झेलना पड़ेंगे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। अगर हमने कल की सिक्योरिटी इन कैमरा मीटिंग का जिक्र कर लिया है तो फिर इमरान खान साहब से जुड़ी तो नाज़रीन दो अहम खबरें हैं। एक तो नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस है, जिसमें आज जज काकड़ साहब ने मुकदमे की समाअत की, तो FIA के जो प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक साहब पेश हुए, उनकी तरफ से कहा गया कि हतमी चलान हम इस केस में फ़ाइल करेंगे फॉरेन फंडिंग का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जिसमें इमरान खान साहब भी एक्यूज़ हैं। सप्लीमेंट्री हम चलान दाखिल नहीं करेंगे ताकि ताख़ीर ना हो, तो हम हतमी चलान तैयार कर रहे हैं। और जो दो नए मुल्ज़मान सामने आए हैं फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े, जिसमें एक सिराज अहमद हैं, जिसमें दूसरे फैसल काजी हैं, उनकी हद तक FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने जो चलान है वो मुकम्मल कर लिया है, बाकी मुकम्मल चलान तैयार करके अदालत में हम जमा करवाएंगे। लेकिन अदालत ने जो दोनों मुल्ज़मान थे फॉरेन फंडिंग केस के, सिराज अहमद और फैसल काजी, उनकी जो अबूरी ज़मानत थी उसे 25 मार्च तक अदालत की तरफ से एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब के तोशा खाना केस में जो कन्विक्शन के खिलाफ अपीलें थीं, उन अपीलों में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की सज़ाओं की सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन दायर की गई, जो कि दायर की है सलमान सफदर साहब ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सलमान सफदर साहब ने इस केस की समाअत की है। तो आज की अदालती कार्रवाई में जब सलमान सफदर साहब पेश हुए तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारी दरख्वास्तों के ऊपर जो है वो एतराज़ात लगाए गए। 20 दिसंबर को जो मुतलका अदालत थी उसकी तरफ से फ़ैसला दिया गया था, और 20 दिसंबर को फ़ैसला दिया गया था, 29 दिसंबर को हमने अपील दायर कर दी थी। अब सलमान सफदर साहब कहते हैं कि जब हमने अपील फ़ाइल की तो उस पर जो एतराज़ात लगे, उन एतराज़ात से मुतल्लिक़ हमें आगाही नहीं किया गया, हमें नहीं बताया गया कि हमारी अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्या एतराज़ात लगाए हैं। सलमान सफदर साहब ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात का हमें तब पता चला जब हमने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान साहब की और ख़ातून होने की बुनियाद पर बुशरा बीबी साहबा की सज़ाओं की मुअत्तले की दरख्वास्त दायर की। तो जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने वही रिमार्क्स दिए जो हम अक्सर अपनी वीडियोस में बात करते रहते हैं कि इमरान खान साहब की लीगल टीम जो है वो बाज़ औक़ात ऐसी लापरवाही, ऐसी कोताही, ऐसी सुस्ती कर जाती है जिसका खुमियाजा इमरान खान, उनकी फैमिली, उनके फैमिली के अरकान और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ते हैं। जज साहब ने कहा कि जब आप अपनी फ़ाइल को छोड़ देता है ना वकील, तो उसका नतीजा यही निकलता है। यानी जज खादम हुसैन सोबरू साहब ने इनडायरेक्टली इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब से ये कहा
कि जब आपने केस फाइल कर दिया, आप बताते हैं कि 20 दिसंबर को फैसला आया, 29 दिसंबर को आपने अपील दायर कर दी, आपकी अपील के ऊपर नंबर नहीं लगा, तो फिर आपको फॉलो करना चाहिए था ना कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने आपकी अपीलों के ऊपर डायरी नंबर लगाया, क्यों नहीं लगाया? अगर नहीं लगाया तो अगर डायरी नंबर लग गया है तो क्या केस नंबर उसको लगा? और अगर केस नंबर नहीं लगा तो वो क्यों नहीं लगा, उस पर क्या एतराज़ात हैं? तो जज साहब यही कह रहे थे कि आपने अपनी फ़ाइल को फॉलो करना था। जब आप फॉलो करते तो आपको एतराज़ात का भी इल्म हो जाता, लेकिन चूंकि आपने फॉलो नहीं किया, जब वकील अपना केस इस तरीके से इंस्टीट्यूशन ब्रांच में जाके छोड़ देता है और फिर लाताल्लुक़ हो जाता है, दोबारा अपने केस को फॉलो नहीं करता, परसू नहीं करता, तो फिर नतीजा यही निकलता है। अब जैसे खातम हुसैन सोमरू साहब ने इस केस में जो इमरान खान साहब की ज़मानत मांगी गई है, अडयाला जेल से उनके हॉस्पिटल में शिफ्टिंग मांगी गई है, अब अदालत ने रास्ता सलमान सदर साहब को ये दिखाया है कि जो आपकी अपीलें बर वक्त टाइम के ऊपर फाइल की गई थी, उस पर जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए हैं, उन एतराज़ात को ख़त्म करने के लिए अलग से आप एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो दायर करें। वो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर करें, इसी मुकदमे में उसी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त को इसके साथ क्लब करके सुना जाएगा। अब देखते हैं कि अदालत ने अब एक नई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त एतराज़ात के ख़ात्मे के लिए फ़ाइल करने का कहा है। सलमान सदर साहब ये दरख्वास्तें कब दायर करते हैं और फिर इनकी फ़िक्सेशन कब होती है और अदालत क्या फ़ैसला करती है? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।